Assalamualaikum and welcome to Maddie's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Disha। तो आज हम BSN नर्सिंग लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। BSN नर्सिंग के प्रिपरेशन के कोर्स में आज जो है लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमने इनलिस्ट किए थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल थे। और उसके साथ साथ हमने कवर किया था कि इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, और बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को भी हम देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि है लेक्चर नंबर 2। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, जैसे कि वर्ड कार्बो का मतलब होता है कार्बन एंड हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो इसका मतलब होगा हाइड्रेटेड कार्बन, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रेट। इससे एक्सचेंज नाम भी कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं नाम, लेकिन इसका मतलब लिटरली होगा कि हाइड्रेटेड कार्बन। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ऐसे लिटरली मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो होती है हाइड्रेटेड कार्बन। ये यहाँ पे मैं इससे सर्कल में क्लोज कर दूंगा, यानी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन। इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली लिटरली मतलब होगा वाटर कंटेनिंग कार्बन। ये जो डेफिनेशन इसकी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। तो पॉइंट नंबर 1 आई थिंक कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लियर होगी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन, जिसको लिटरली हम जो है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है जैसे कि हम पिछले लेक्चर में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो 6 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हमने कहा था कि हमारे पास ड्राई वेट बनाते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। ड्राई वेट अगर सेल जो हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, फॉर सपोज ये एक प्रोटोप्लाज्म है, हमने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है, मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे, जो कि एक लिविंग मैटर होगा, जो कि 70 से 90% वाटर का H2O का मिलके बना हुआ होता है। वाटर का यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, H2O लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाटर का मिलके बना हुआ होता है। अगर ये इसमें से वाटर एवापोरेट हो जाए, आबी बुखारों की फॉर्म में ये चला जाए, तो बाकी जो बचेंगे वो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इनमें से जो है बायो एलिमेंट्स बनते हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की अगर बात होती है जब, तो बायो एलिमेंट्स में तो यहाँ पे ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, जिसमें रेशियो जो है ज़्यादातर देखा जाता है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो देखा जाता है वो 2.1 रेशियो की फॉर्म में मिलता है, जो कि हमें वाटर के स्ट्रक्चर में भी मिलेगा। तो वाटर को भी अगर हम फॉर्मूला लिखें तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 ऑक्सीजन। तो इसी लिए भी इससे मुशाबियत होती है हाइड्रेटेड कार्बन यानी कि कार्बोहाइड्रेट की। ओके, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये कोर्स जो है आपके लिए जो है वो ना सिर्फ के BSN नर्सिंग के लिए आप कर सकते हैं, बल्कि सारे फर्स्ट ईयर इंटर जो भी है हमारे पास सिंध प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, इसी के साथ साथ फेडरल, बलूचिस्तान और KP के सारे प्रोविंसेस के लिए वैलिड है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमने एलिमेंट्स क्लियर कर लिए, लिटरली मीनिंग इसकी क्लियर कर ली। अब एलिमेंट जहाँ पे हमारे पास हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हमारे पास सिंपल रेशो में मौजूद होती हैं, और वो रेशो है 2:1 का, यानी कि 2:1 का, जो कि वाटर की कंपोजिशन में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम अगर बात करें इसके जनरल फार्मूला की, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला की, तो वो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे हमारे पास CN। ठीक है, CN, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास N जाहिर करेगा होल नंबर को, तो CN यानी कि कार्बन, फिर N हाइड्रोजन, फिर 2N यानी कि जो नंबर होगा होल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन वो भी होल नंबर N। जैसे कि अगर हम बनाते हैं फॉर्मूला ग्लूकोज का, तो वो कुछ इस तरह से होता है, C6H12 आ जाता है, क्योंकि ये 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगी फिर से सिंपल रेशो, जो कि N है, और N नंबर कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज में 6 है और कार्बन
के भी 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में इन दोनों के 6 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 12। ये जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो ये जो है जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। और आयुपेक नेमिंग सिस्टम की वजह से ये पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये हमने डिस्कस कर ली है। वेयर एन इज़ द होल नंबर, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। एन का मतलब होता है होल नंबर, जो कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है डिफरेंट। कार्बोहाइड्रेट्स की फिर आगे टाइप्स हैं, उसमें भी आप फ्रक्टोज और इसके जो है माल्टोज, फिर फॉर्म राइबोज, ट्रायोज, हेक्सोज, एस में पेंटोज, इसमें स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज होगा इनका। ओके, अकॉर्डिंग टू द आयुपेक नेमिंग सिस्टम। अब आयुपेक में नेमिंग सिस्टम जो कि हम जनरली यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनको नाम देते हैं। ठीक है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का नाम जो होगा आयुपेक सिस्टम में इनका नाम होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका नाम क्या आ जाएगा? वो है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये डीप में भी हैं, लेक्चर्स डीप में हैं। एक बार आप डीप में क्लियर कर लेंगे तो हर टेस्ट आपकी ऐसी तरह से क्लियर होती जाएगी। और ये कार्बोहाइड्रेट्स या फिर आप इन्हें कार्बोनल भी कह सकते हैं। अभी जैसे कि हमने नाम पढ़ा है कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो कार्बोनाइल जो है अब यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या हैं आगे कम्प्लीटली इन्हें देख रहे होंगे हम 12th की केमिस्ट्री में, जो कि डेफिनेटली हम कवर करेंगे। यहाँ तो आपके पास नोट्स अवेलेबल किए थे, हाईलाइटेड नोट्स, उसमें आप देख सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो होता है वो हमारे पास प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट मेन सोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये प्राइमरी प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? सिंथेसाइज जब होती है खाने की, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड ऑफ प्लांट्स, तो जिसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे ग्लूकोज बनता है। तो इससे मेन सोर्स इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्लांट्स है। अब ये हमें जो है इसकी टेस्ट हमें जो है वो होती है स्वीट टेस्ट होती है इनकी, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं किस चीज़ का? सेक्रम का। सेक्रम यानी कि स्वीट चीज़, या फिर सेक्राइट्स इनका दूसरा ये 3 नाम है। एक कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, सेक्रम कह सकते हैं, सेक्राइट्स कह सकते हैं, शुगर भी इसे कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर। ये पॉइंट जो मैंने अभी बताई थी लास्ट में वो ये है कि दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एबंडेंटली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। एबंडेंटली यानी कि ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेल्यूलोज। अब सेल वाल की कंपोजिशन में भी हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है, तो इसका मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि सेल वाल क्या होती है? सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी ये वाली, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है लेकिन बैक्टीरियल और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये वाली बाउंड्री लास्ट वाली जो है आउटर मोस्ट, इसे हम कहेंगे सेल वाल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इससे क्या कर रहा हूँ, ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ पेन ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये सेल वाल हमारे पास ये होती है। इससे क्लियर ना हो। उसके बाद ये प्लांट में मिलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, प्लांट में भी अबंडेंटली मिलेंगे, जैसे कि सेल वाल। और पेपर भी जो हम बनाते हैं, जो कि आप बुक्स आपके बने हुए हैं, वो स्टार्च स्टोर्ड होता है। और सीरियल्स मीन्स के जो चीज़ें हम खाते हैं, ग्रेन्स और ट्यूबर्स में भी, और शुगर केन वगैरह में भी ये क्या होता है, हमें मिलता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फंक्शनली एज वेल एज स्ट्रक्चरली प्रोवाइड करता है ये कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का ये इंट्रोडक्शन काफ़ी था। उसी के साथ साथ अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जानिब। क्लासिफिकेशन मीन्स के दर्जा बंदी। अब इनकी क्लासेस देखेंगे कि इनके ग्रुप्स कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्ड है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और उसके साथ साथ पॉलीसेक्राइड में। ठीक है, 3 यहाँ पे ग्रुप्स हैं। मोनोसेक्राइड यानी कि शुगर का नाम सेक्राइड है, तो मोनो मीन्स एक होगी, ओलिगो मीन्स मैनी, यहाँ इसे 2 to 10 सेक्राइड वाली शुगर भी कहते हैं, तो 2 से 10 होंगे इसमें। और पॉलीसेक्राइड लास्ट क्लास आ जाती है, जिसको हम 1 by
वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स हमारे पास वन शुगर, जैसा कि मैंने अब वो मेंशन किया है, इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर यानी कि सेक्राइड्स पाया जाएगा। अब ये ग्रुप ऐसा है कार्बोहाइड्रेट्स का जिसमें ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है, और इनका एम्पेरिकल फार्मूला, दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि ऑफ कोर्स केमिस्ट्री 9th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इनका हमारे पास क्या आ जाता है, मोनोसेक्राइड का फार्मूला जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि राइबोस में एग्जांपल हमें मिल रहा है। राइबोस भी एक शुगर है जिसमें C5 यानी कि कार्बन के 5, हाइड्रोजन के 10, ये आपको पता ही होगा कि डबल रेशो में होंगे, तो और ये ऑक्सीजन के 5। उसके बाद आ जाती है फ्रक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। अब ये देखिए फ्रक्टोज में हमारे पास क्या जाता है, 6, 12 और ऑक्सीजन का भी 6 होगा, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जैसे कि ऊपर मैंने जो एग्जांपल लिखा था वो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का ही था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमें मिलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में। मोनोसेक्राइड्स हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में मिलेंगे। स्वीट इनकी टेस्ट होगी, ठीक है, टेस्ट में ये स्वीट होंगे, और उसके साथ साथ इन सोल्यूबल होंगे वाटर में। ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, जो कि हम जैसे कि चीनी वगैरह देखते हैं तो ये सोल्यूबल हो जाते हैं। मोनोसेक्राइड्स कैन फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। अब मोनोसेक्राइड्स जो हैं, ठीक है, उनको हम कार्बन एटम की मौजूदगी की वजह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उनमें सुफिक्स OSE लगा के, ठीक है, जैसे कि C एटम की प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि ग्लाइसरोज और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन और इम्पोर्टेंट हैं, और ये ट्रायोज इम्पोर्टेंट है हमारे पास। ट्रायोज अब देखें OSE ट्रायोज, इसमें 3 कार्बन के होंगे और 6 इसी तरह से प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ये ट्रायोज। टेट्रोज रेस्पायरेशन, और टेट्रोज नेचर में रेयर फॉर्म का एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है हमारे पास। इट अकर्स इन सम बैक्टीरिया, ये हमें कुछ बैक्टीरियाज में मिलता है। अब पेंटोज शुगर यहाँ पे यानी कि कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे और 10, ये एग्जांपल राइबोस जो है वो पेंटोज शुगर का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम फिर से पेन को चेंज करना पसंद करेंगे यहाँ पे। ओके, पेंटोज शुगर बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी बनाने में हेल्प करता है। राइबोस जैसे कि DNA राइबोस, RNA राइबोस, न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोस, यहाँ पे राइबोस वर्ड आ रहा है तो ये राइबोपेंटोज शुगर का एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है हेक्सोज। हेक्सोज का मतलब होता है 6, ठीक है, यहाँ पे इसका पेंटोज का मतलब होगा 5 वाला। तो हेक्सोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स। हेक्सोज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर्स, जैसे कि ग्लूकोज जो है, फ्रक्टोज जो है, माल्टोज वगैरह, ये क्या हैं हमारे पास 6 कार्बन वाली हैं, तो ये नेचर में क्या मानी जाएंगी, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शुगर मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लूकोज फाउंड इन राइप फ्रूट। ग्लूकोज हमें राइप फ्रूट में, जैसे फ्रक्टोज बोलेंगे, स्वीट कॉर्न में मिलेगा, हनी में मिलेगा। इट इज़ फाउंड एंड आल्सो नाउन एज पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट भी इसे कहते हैं। पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट भी इसे बोलते हैं। फ्रक्टेज हमारे पास हेक्सोज का एक और एग्जांपल है जिसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, ठीक है, जो कि मैं आपको एग्जांपल बार बार बता चुका हूँ। हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड, ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आप खुद से पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद हमारी लास्ट क्लास है, मींस के लास्ट क्लासिफिकेशन की क्लास है ओलिगोसेक्राइड्स। अब ये ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलके बने हुए होते हैं और कंपैरेटिवली लेस, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इनको मोनो और हमारे पास मोनोसेक्राइड से, तो ये लेस स्वीट होते हैं, यानी कि कम मीठे होते हैं टेस्ट में, और ये लेस सोल्यूबल होते हैं एज़ कंपेयर टू ऊपर वाली क्लास यानी कि मोनोसेक्राइड से। अब ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं क्योंकि ये 2 से 10 मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, तो इनको अगर पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। अब इनकी मोस्ट कॉमन टाइप है डायसेक्राइड, यानी कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस अगर इनकी हाइड्रोलाइज की जाए, यानी कि हम इनको वाटर का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करें, ठीक है, तो इनकी ब्रेक डाउन होगी किस चीज़ में, मोनोसेक्राइड्स में, 2 मोनोसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने डायसेक्राइड ये जो है वो ड्रा किया, इसका मतलब ये क्या है, डायसेक्राइड है।
अगर मैं समहाउ इसे क्या करना चाहूँ, इसकी हाइड्रोलाइज करना चाहूँ, तो मैं इसे क्या प्रोवाइड करूँगा, H2O प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये H2O का मॉलिक्यूल इसे प्रोवाइड करूँगा, जो कि यहाँ पे इनकी बॉन्ड पे आके अटैक करेगा। ठीक है, बॉन्ड पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी, जो कि हम ऊपर पहले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं। इस पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो इसको दो मोनोसेक्राइड्स में यहाँ बीच में अटैक करेगा, एक मोनोसेक्राइड दूसरी मोनोसेक्राइड। तो ये पॉइंट, इसका मतलब ये होता है मोस्ट कॉमन टाइप डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड टू मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगी जब हम ओलिगोसेक्राइड्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो होगी वो कौन सी होगी, वो ग्लाइकोसाइडिक है, जो कि पिछले लेक्चर में भी हम क्लियर कर चुके हैं। अब इनके एग्जांपल जो हैं, सक्रोज जो है, सक्रोज डाइसेक्राइड का एग्जांपल है, कंपोज्ड ऑफ टू शुगर यूनिट्स, यानी कि कंपोज ऑफ टू शुगर यूनिट्स, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके जो चीज़ बनती है वो हमारे पास सक्रोज है। आपको नाम सुनने को मिलता होगा, आगे भी मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद एक और कैटेगरी भी है पॉलीसेक्राइड, और फिर जो है एक और कैटेगरी भी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर, वो सक्रोज की फॉर्म में होते हैं, जो बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बोनल बॉन्ड्स ग्रुप्स ऑफ बोथ शुगर के होते हैं। ठीक है, सक्रोज इज अ शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है। इट कंटेन मोर एनर्जी, यानी कि इसके पास क्या होगी, मोर एनर्जी होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में फंक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलीसेक्राइड का अगर हम देखें तो इसकी भी बहुत बड़ी क्लास है। पॉलीसेक्राइड मीन्स के मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। कार्बोहाइड्रेट वाले ये क्या हैं, अगर ये इनको हाइड्रोलाइज किया जाए, हाइड्रोलाइज क्या होता है यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा, अगर मीन्स के इनके मॉलिक्यूल्स को क्या करें, हम ब्रेक डाउन करवाएं, तो हाइड्रोलाइज वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इनकी हाइड्रोलाइज होगी। हाइड्रो मीन्स वाटर से ब्रेक डाउन करवाना, उसका मतलब होता है हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे यील्ड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये मोनोसेक्राइड्स बना देंगे। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड दोनों क्या बना देंगे, मोनोसेक्राइड्स बना देंगे। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन, इनको बनाया जाता है कंडेंसेशन, यानी कि इनको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, अगर ये क्या है, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनको हम ब्रेक करवा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स से, तो ये कहलाएगी हाइड्रोलाइसिस। लेकिन अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन करवा रहे हैं तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। 100,000 ऑफ द मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ये ज्वाइनिंग करवाई जाती है, जिसको हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये कंडेंसेशन और दूसरा नाम डिहाइड्रेशन बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड जो कि शुगर के छोटे यूनिट्स हैं, उनको ज्वाइन करवाएंगे तो बनेंगी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ये बन जाएंगे। तो आइए स्टार्च देखें, इनके एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास। स्टार्च को सबसे पहले देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और ये एबंडेंटली हमने रिजर्व फूड के तौर पे मिलती है, मटेरियल हायर प्लांट्स के रिजर्व फूड। स्टार्च को रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, हायर प्लांट्स का रिजल्ट फूड। और ये हमें सीरियल्स, लिगम्स, यानी कि दालें वगैरह, लिगम्स जो हम खाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स में भी हमें मिलते हैं। अब उसके साथ साथ ये मिलके बने होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, जो कि ज्वाइंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। ऊपर मैंने आपको बताया कि मैनी, पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड यानी कि मॉलिक्यूल्स, शुगर कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट चेन में ज्वाइन होंगे तो हम उसे कहेंगे स्टार्च। इज द क्लियर नाउ, स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड। जैसे कि अमाइलोज जो कि सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में, और उसके साथ साथ ब्रांच चेन एमाइलोपेक्टिन विच इज़ इनसोल्यूबल। इसकी एक चेन आएगी एमाइलोपेक्टिन, जो कि स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट और हमारे पास प्रोटीन की चेन होगी, वो ब्रांच होगी बनी होगी, वो अनसोल्यूबल होगी। लेकिन ये खुद जो है वो सोल्यूबल होगा हॉट वाटर में एंड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। ठीक है, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसको डिस्कस करते चलें, आगे चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी मैं खुद ही डिस्कस कर जाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपके स्टूडेंट्स के लेवल पे ही आके पढ़ाना होता है। अब ग्लाइकोजन की बात करें, ऊपर वाला स्टार्च जो हमने पढ़ा था उससे प्लांट स्टार्च यानी कि एनिमल
प्लांट रिजर्व फूड, ये ग्लाइकोजन एनिमल रिजर्व फूड कहलाता है। ये भी क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि ये भी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, बिल्कुल ही स्टार्च की तरह होता है। जैसे कि मैंने उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऊपर आपको बताया कि स्ट्रेट चेन होगी, तो इसका भी बिल्कुल ही क्या होगा, स्ट्रक्चर उसका साथ होगा। ये एनिमल में मिलता है, इसीलिए इसको कॉमनली एनिमल स्टार्च कहा जाता है। एनिमल रिजर्व फूड और एनिमल स्टार्च, ये दोनों इन नाम से मशहूर है। और मेनली ये हमारे पास बैक्टीरिया, फंजी और एनिमल्स में एबंडेंटली मिलता है, जैसे कि और हमारे बॉडी सेल्स में भी मिलता है, लिवर और उसके साथ साथ मसल्स में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, सेलुलोज के बारे में बात करेंगे। सेलुलोज हमारे पास क्या है, ये मोस्ट एबंडेंटली मिलने वाला, सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, नेचर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ह्यूमन की बॉडी डायरेक्टली इसे क्या कर सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए वो कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि गोट वगैरह, हॉर्स वगैरह, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो कि हम वो घास नहीं खाते, जो कि हॉर्स वगैरह, बुफेलोज और काओ ये खाती हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली खाती हैं, उनमें सेलुलोज होता है जो कि ह्यूमन बॉडी यानी कि स्टमक हमारा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेलुलोज क्या होता है, ये भी सेलुलोज में होता है कि ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं, ठीक है, वो जॉइंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। ठीक है, जैसे कि स्टार्च और उसमें थे, वैसे स्ट्रेट चेन में होते हैं। नो ब्रांच चेन प्रेजेंट इन इट, इसमें भी कोई चेन नहीं प्रेजेंट होती इनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे नहीं है। और ये ट्यूब्स बनाती हैं सेलुलोज के, जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेल वाल ऑफ द प्लांट्स को। उसके बाद काइटिन की बारी आती है। काइटिन क्या होता है कि ये एक ग्लाइसामाइन है, एमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज की। मीन सिंपली बात अगर आपको बताऊं तो ये भी एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। पॉलीमर है किसका, चेन है एक एन एसिटाइल चेन है किसकी, ग्लूकोज की। सिंपली जैसे ऊपर वाले इसके सेलुलोज और स्टार्च के बारे में बता चुका हूँ, तो काइटिन भी इसी ग्लूकोज की ही डेरिवेटिव है, जो कि मैनी क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पॉलीसेक्राइड्स मिलके काइटिन बनाते हैं। ठीक है, काइटिन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन जो है वो भी सेलुलोज की तरह सिमिलर होगा। और ये क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स बनाएंगे, क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स बनाएंगे जो कि केराटिन प्रोटीन जैसे होते हैं। जैसे कि केराटिन प्रोटीन अब क्या होती है, यह प्रोटीन हमारी स्किन में भी पाई जाती है। हमारे नेल्स जो होते हैं, नेल्स, ठीक है, वो केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। हेयर हमारे केराटिन प्रोटीन, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आती हैं कि इस शैम्पू में केराटिन है, प्रोटीन है, ये चीज़ शामिल है। ठीक है, तो ये मोस्टली केराटिन प्रोटीन जैसी ही इसका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनली कंपेयर कर सकते हैं इससे केराटिन प्रोटीन से, किसको, काइटिन को। ठीक है, काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ये हम इसे मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का भी टाइटल हासिल है, जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है, जो कि क्या करती है, इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर्स। इनके बीच में हमारे पास काइटिन में नाइट्रोजन भी यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन भी शामिल होती है, जो कि क्या करेगी, इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पॉलीमर्स, यानी कि ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके बीच में इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, और इसको काइटिन को आप एक और नाम यानी कि मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं। इट इज़ प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन इज ट्रांसक्यूलेंट, यानी कि ये हमारे पास इसकी जो प्योर फॉर्म होगी, जो कि बिल्कुल ही साफ शफाफ होगी और क्वाइट टफ होगी, बहुत ही सख्त होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास अर्थ्रोपोड्स के शेल्स और स्केलेटन में, एक्सोस्केलेटन में हमें मोस्टली फॉर्म मिलती है, जो कि मॉडिफाइड जैसे कि प्रोटीनियस मैट्रिक्स बनाती हैं। और एक्सोस्केलेटन और इंसेक्ट्स के जो शेल ऊपर, कुछ इंसेक्ट्स ऊपर आप देखें, उनको हाथ लगा के देखें तो वो सख्त होते हैं, तो काइटिन वहाँ पे भी हमें मिलती है उनकी एक्सोस्केलेटन में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे स्टीरो आइसोमर्स को जो है आर्टिफिशियल स्वीटनेस के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट या शुगर के मरीज़ जो स्वीटनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसी स्टीरो आइसोमर्स से ही होते हैं। ये
उस कैटेगरी से अलग है, जो कि हम 3 टाइप पढ़ के आ चुके हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, उससे अलग है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस कहलाएगी, ठीक है। अब मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरियोआइसोमर्स, काफ़ी एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उन्हें क्या माना जाता है, ये मिरर इमेज हैं, ठीक है। उन मॉलिक्यूल्स को, एंजाइम्स को क्या माना जाता है कि ये मिरर इमेज हैं, यानी कि उनकी फोटोकॉपी है एक दूसरे की। अब मोस्ट ऑफ द शुगर इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड, अब हमारी बॉडी में राइट और लेफ्ट हैंडेड शुगर पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में जो मोस्ट शुगर है मोस्टली वो राइट हैंडेड है, जो कि टेस्ट में क्या होगी, टेस्ट में हमारे पास सेम होगी, यानी कि स्वीट होगी राइट हैंडेड, एंड ठीक है। टेस्ट ऑफ द राइट हैंडेड एंड द लेफ्ट हैंडेड शुगर आर सेम, ये सेम होगी, ठीक है। कैसे सेम होगी वो भी बताऊंगा। प्रोटीन एंजाइम्स आर आल्सो राइट, और प्रोटीन भी जान लें कि राइट हैंडेड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट शुगर होती हैं, और एंजाइम भी राइट हैंडेड होती हैं, और ये स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होती हैं, वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है। एंजाइम व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड, देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम मेटाबॉलिज राइट हैंडेड शुगर। अब एंजाइम हमारी बॉडी में जो हैं वो भी क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ओनली राइट हैंडेड शुगर के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ वो अनेबल होते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर को इस्तेमाल में लाने के लिए। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अनेबल होते हैं, यानी कि कामयाब नहीं होते लेफ्ट हैंडेड शुगर को। तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूजुअली होती है, वो लेफ्ट हैंडेड शुगर मानी जाती है। और ये शुगर क्या होती है, इसका मास भी सेम होता है और स्वीटनेस में भी सेम होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरीज नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि शुगर के पेशेंट छोटी सी डब्बी अपने जेब में रखते हैं, ताकि जब वो चाय पीते हैं तो वो गोलियां कुछ जो हैं वो लगा लेते हैं चाय में, स्वीटनेस तो आ जाती है लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है, ठीक है। मीन्स के टेस्ट तो करेगी उसकी तरह, लेकिन वो कैलोरीज उसमें नहीं होगी, शुगर को कोई बढ़ावा नहीं देंगी। दिस शुगर आर नॉट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, बिकॉज ऑल अवर एंजाइम्स, क्योंकि हमारे एंजाइम्स जो हैं वो सारे राइट हैंडेड होते हैं, दे स्पेसिफिक टू ब्रेक डाउन। इसीलिए आगे वाली पॉइंट इतनी अहम नहीं है, अहम पॉइंट्स जो थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये, इनको एक बार लाजमी कवर कर लें। ये ना सिर्फ आपको BSN बल्कि MD-CAT के लिए भी ये आपको, और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस का पोर्शन और डिफरेंट कॉलेजेस, चाहे वो सिंध पंजाब और KPK और डिफरेंट मीन्स के फेडरल बोर्ड से ही क्यों ना हो, ये सारी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंटली यानी कि बहुत ही ध्यान से कवर करनी है, ताकि सारे नोट्स आप कवर कर सकें। और ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट क्लास कार्बोहाइड्रेट की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, जो कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आई, आप इस वीडियो को आधे घंटे का होगा, लगभग 27 से 28 मिनट का होगा, इससे वापस से जो है सुन सकते हैं, और नोट डाउन लाजमी करें ताकि आपका फ़ायदा भी हो सके। इन्हें अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो मुझे ये पॉइंट्स बनाने की और टाइप करने की क्या ज़रूरत, मैं तो बोलूँ कि मुझे तो याद है या तो मैं देख के समझ लूँगा, तो इस तरह से नहीं करते। 60% चीज़ें आपको लिखने से याद होंगी, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लिखें अपनी नोटबुक में, कुछ खर्चा करें, नोटबुक परचेज़ करें, टाइम लगाएं, ताकि जिस चीज़ में टाइम लगाएंगे वही चीज़ आपको अचीव होगी। अगर आप टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपकी कवर की हुई होंगी, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, ठीक है। ये आप एक ही टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा करो, हमने तो अभी भी इनको पढ़ते हैं, तो इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि क्या मीन्स के अब कौन से लेवल तक भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, यहाँ पे सारी पॉइंट्स आपने कवर करनी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे जो कि टेस्ट्स में आ सकते हैं, उनको ही हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।